ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मेराजुन्निसा सोशल साइंस असिस्टेंट टीचर 10वीं जमात के तमाम तलबा और तालिबात का सामवेदाई क्लास में इस्तकबाल करती हूँ। तो बच्चों, आज का हमारा सबक गांधी दौर और आज़ादी की जद्दोजहद का आखिरी पार्ट है। आखिरी हिस्से का आज हम मुताला करेंगे। उससे पहले हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था उस पर एक बार नजरसानी करते हैं बच्चों। तो पिछली क्लास में हमने सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, दो मुजाहिदीन आजादी के बारे में मुताला किया था बच्चों। तो मैं आज इन्हीं दोनों मुजाहिदीन आजादी के मालूमात पर मुबनी चंद सवालात आपसे करूंगी। तो बच्चों, आप सब तैयार हैं? आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स और पेंसिल निकाल लिए हैं बच्चों? जी बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे से। अब आप सवालात को बगौर सुनिए और सही जवाब देने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। तो पहला सवाल, सुभाष चंद्र बोस किस नाम से मकबूल थे? जी बच्चों, सुभाष चंद्र बोस किस नाम से मकबूल थे? हिंदुस्तानी इन्हें किस नाम से बुलाया करते थे बच्चों? जी बच्चों, वेरी गुड, सही जवाब प्यारे नेताजी। दूसरा सवाल देखें बच्चों, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी पार्टी कायम की? जी बच्चों, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी पार्टी कायम की? जी बच्चों, वेरी गुड, सही जवाब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तीसरा सवाल देखें बच्चों, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के दरमियान इख्तिलाफात क्यों उभरे? जी बच्चों, वेरी गुड, सही जवाब, बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हो आप। गांधी जी के कांग्रेस के बारे में नर्म मिजाजी और सुभाष चंद्र बोस के दुरुस्त रवैये होने की वजह से गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के दरमियान या उनके माबैन इख्तिलाफात उभरे। सुभाष चंद्र बोस की कायम करदा पार्टी का नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस को जब ऐसा लगा कि वो कांग्रेस में रहकर अपने मकसद को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने अपनी खुद की एक अलग पार्टी बनाई बच्चों। तो उस पार्टी का नाम क्या था? जी वेरी गुड, सही जवाब बच्चों फॉरवर्ड ब्लॉक। देखिए बच्चों, अगला सवाल देखें, अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को इनके ही घर में क्यों नजरबंद किया था? जी बच्चों, जी सोचिए, जवाब आपको आता है? वेरी गुड, सही जवाब अंग्रेजों के दुश्मनों से हाथ मिलाने और इस तरह अंग्रेजों को शिकस्त देने के इरादे सुभाष चंद्र बोस रखते थे, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने इन्हें इनके ही घर में नजरबंद कर दिया, जहां से सुभाष चंद्र बोस खुद अपने ही घर में नजरबंद हो गए और वहां से ही वो फरार होकर जर्मनी पहुंचते हैं बच्चों। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान को आजादी दिलाने के लिए किस मुल्क से हाथ मिला? जी बच्चों, किस मुल्क के लीडर से हाथ मिलाया? फिर किस मुल्क से हाथ मिलाया? जी बच्चों, आपने सही कहा। जब सुभाष चंद्र बोस अपने ही घर के नजरबंदी से फरार होते हैं तो वो कहाँ पर जाते हैं? जर्मनी जाते हैं बच्चों। तो जर्मनी के डिक्टेटर हिटलर से हाथ मिलाते हैं और वहीं पर मुकीम हिंदुस्तानियों को एकजा करके वहां पर एक फौज तैयार करने की कोशिश करते हैं और आजाद हिंद रेडियो की मदद से हिंदुस्तान तक अपने ख्यालात को भेजते हैं और अपनी तकारीर नश्र करते हैं बच्चों। इसके बाद ये जापान भी जाते हैं। जापान में भी इन्होंने अपनी खुद की फौज तैयार की बच्चों। देखिए बच्चों, आगे सवाल,
सुभाष चंद्र बोस की कायम करदा फौज का नाम क्या था? तो जब वो जापान जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, तो वहां पर वो रास बिहारी बोस से मिलते हैं और जापान दूसरी आलमी जंग में जीतने की उम्मीद रखते हुए ये रास बिहारी बोस से हाथ मिलाते हैं और रास बिहारी बोस ऑलरेडी वहां पर टोक्यो में एक फौज तैयार करके रखते हैं। तो उस फौज का नाम क्या था? बाद में रास बिहारी बोस उस फौज की रहनुमाई सुभाष चंद्र बोस को दे देते हैं बच्चों। तो उस फौज का नाम क्या था? वेरी गुड, सही जवाब। इस फौज का नाम INA आजाद हिंद फौज था। वेरी गुड, नेक्स्ट आगे चले बच्चों। आजाद हिंद की झांसी रेजिमेंट, INA में एक खवातीन का रिसाला भी था बच्चों, जिसे झांसी रेजिमेंट कहा करते थे। और इस खवातीन के रिसाले के कमांडर कौन थे? जी सही, वेरी गुड, सही जवाब बच्चों, कैप्टन लक्ष्मी। सुभाष चंद्र बोस के नारे क्या थे? सुभाष चंद्र बोस ने INA में हिंदुस्तान की आजादी का जज्बा पैदा करने और उनमें जोश और वलवला पैदा करने के लिए क्या नारे दिए थे? जी बच्चों, वेरी गुड, सही जवाब, वेरी गुड। देखिए बच्चों, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस की शहादत कैसे हुई? जी सही जवाब बच्चों, इन्होंने जब वो दिल्ली फतेह करने के लिए, हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए आए, तो उसी दौरान एक हवाई हादसे में इनकी हिलाकत हुई और इस तरह इन्होंने शहादत पाई। बगैर समाजी आजादी के सियासी आजादी बेमायने है, ये किसका कौल था? वेरी गुड बच्चों, सही जवाब। जी वेरी गुड, हमारे कानूनदान डॉक्टर BR अम्बेडकर का कौल था। अछूतों को मंदिर में दाखिला दिलाने के लिए अम्बेडकर ने कौन सी तहरीकें चलाई? उस वक्त अछूतों को समाज में मसावी दर्जा नहीं दिया जा रहा था बच्चों, उनका इस्तेहसाल हो रहा था और उन्हें बहुत सारे बुनियादी हक से वो महरूम थे। तो ये तमाम बातें, और यहाँ तक कि उन्हें आम मंदिर में दाखिले की तक की इजाजत नहीं थी, जिसकी खातिर अम्बेडकर ने तहरीकें चलाई मंदिर में दाखिले की खातिर। कौन सी तहरीकें चलाई बच्चों? जी वेरी गुड, सही जवाब, माहिद और कालाराम तहरीकें चलाई। तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले वाहिद शख्स कौन थे बच्चों? जी बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बच्चों। जी वेरी गुड, सही जवाब, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अम्बेडकर के जारी करदा अखबारात कौन कौन से हैं? इन्होंने अछूतों पर होने वाले जुल्म, उनका इस्तेहसाल लोगों के सामने लाने के लिए कौन से अखबारात जारी किए? जी बच्चों, वेरी गुड, सही जवाब। जी बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं आप। प्रबुद्ध भारत, जनता मोह एक नायक और बहिष्कृत भारत। अगला सवाल देखें बच्चों, दस्तूर साज कमेटी के सदर कौन बने? जी बच्चों, जब हिंदुस्तान को आजादी का एक्ट पास हुआ, तो उस वक्त हिंदुस्तान को खुद के एक दस्तूर की जरूरत पड़ी। तो उस दस्तूर साज कमेटी के सदर किसे मुंतखब किया गया बच्चों? जी वेरी गुड, सही जवाब, डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद। दस्तूर मसूदा कमेटी के सदर किसको चुना गया? जी बच्चों, वेरी गुड, जी सही बोल रहे हैं आप, सही सोच रहे हैं आप, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अम्बेडकर ने हिंदू मत को तर्क करके किस मजहब को अपनाया? जब वो तबका वारियत से बेजार आ चुके थे, अथक कोशिशों के बावजूद भी हिंदुस्तान से तबका वारियत का खात्मा वो नहीं कर सके, तो उन्होंने हिंदू मत को ही छोड़ दिया और दूसरे मजहब को अपनाया बच्चों। वो मजहब का नाम बताना है आपको। जी वेरी गुड, सही जवाब, बुद्ध मजहब। इनके कारनामे हयात के तौर पर इन्हें किस अवार्ड से या खिताब से नवाजा गया? कौन सा अवार्ड दिया गया इनकी वफात के बाद? इनके कारनामे हयात, इनके काम, इनकी कोशिशें, इनकी जद्दोजहद को देखते हुए इन्हें कौन से अवार्ड से नवाजा गया बच्चों? जी वेरी गुड, सही जवाब दे रहे हो बच्चों, बहुत अच्छे, भारत रत्न। जी तो बच्चों आज हम
गांधी दौर और आज़ादी की जद्दोजहद के चंद अहम नुकात और आखिरी नुकात के बारे में मालूमात करेंगे। दो और मुजाहिदीन आज़ादी के बारे में मालूमात करेंगे। सबसे पहले हम जवाहरलाल नेहरू के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, और उसके बाद तक़सीम हिंद, कैसे हिंदुस्तान की तक़सीम हुई, इसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हम हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बारे में मालूमात करेंगे या फिर मुताला करेंगे। जैसे ही जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चीज आती है बच्चों? जी बच्चों, वेरी गुड, हम चाचा नेहरू कहते हैं इन्हें, चाचा नेहरू कहते हैं क्या, और इनका और क्या मनाते हैं बच्चों हम? वेरी गुड बच्चों, जैसे ही हम जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले चाचा नेहरू आते हैं, और उसके साथ और हमारे हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम, जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हमारे आंखों के सामने आ जाती है बच्चों। तो बच्चों, चाचा नेहरू हम इन्हें क्यों कहते हैं? हमारे जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू क्यों कहते हैं? जी बच्चों, वेरी गुड, क्योंकि इन्हें बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए इनके जन्मदिन को बच्चों के जन्मदिन के लिए वक्फ कर दिया गया, और हर साल इनके जन्मदिन पर हम यौम अतफाल मनाते हैं। कब मनाते हैं बच्चों? जी बच्चों, वेरी गुड, 14 नवंबर को यौम अतफाल मनाते हैं। तो आज हम अपने चाचा नेहरू के बारे में और हमारे पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के बारे में जाने बच्चों। चलिए बच्चों, जवाहरलाल नेहरू का सियासत में दाखिला होम रूल एजुकेशन से हुआ बच्चों। नेहरू 1920 के तहरीक अदम ताउन के अहम लीडर थे। इसके अलावा 1929 के लाहौर कन्वेंशन के सदर बने, और इसी कन्वेंशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी बच्चों। और पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए 1930 को दरिया रावी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा भी लहराता है। 26 जनवरी 1930 को दरिया रावी के किनारे तिरंगा भी लहराया था बच्चों, और उसी की यादगार में आज भी हम यौम जमहूरिया मनाते हैं। जब गांधी जी ने तहरीक अदम ताउन को वापस ले लिया तो जवाहरलाल नेहरू को सख्त मायूसी हुई। नेहरू के नजरियात ने सियासी सरगर्मियों को एक नया रुख दिया। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी कायम की। यहाँ पर देख सकते हो बच्चों आप जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को एक साथ तस्वीर में यहाँ पर। जी बच्चों, नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस के 49वें कन्वेंशन के सदर बने, और इन्होंने ऐलान किया कि हिंदुस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर लड़ी जाने वाली इस्तेमारी जंग से अलग रखना चाहिए। जबकि उस वक्त दूसरी आलमी जंग हो रही थी बच्चों, तो उस दूसरी आलमी जंग में हिंदुस्तानियों को शरीक नहीं होना चाहिए बोलकर ये अपनी राय देते हैं। और इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने इस बात पर भी बहस की कि चरखा और हरिजन तहरीकें कुछ ज्यादा मौसर नहीं है। इस सेशन में ऐसा लगा जैसे नेहरू गांधी जी के नजरियात से किनारा कशी कर ली। यहाँ पर आप गांधी जी और नेहरू को साथ देख सकते हो। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 50वें कन्वेंशन में जवाहरलाल नेहरू ने अपना रवैया निस्बतन नर्म इख्तियार किया, और ये ऐलान किया कि आज कांग्रेस हिंदुस्तान में मुकम्मल जमहूरियत के ख्वाहां है। वो सोशलिज्म के लिए नहीं लड़ रही बल्कि जमहूरियत के लिए लड़ रही है। और हम वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू को, यानी जवाहरलाल नेहरू जब वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू जब हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो उस वक्त वो पहले वजीर आजम की हैसियत से हलफ संभालते हैं बच्चों। हम जवाहरलाल नेहरू को जदीद हिंदुस्तान में सनतों के क़याम के मेमार की हैसियत से देख सकते हैं। यानी जवाहरलाल नेहरू को जदीद हिंदुस्तान का मेमार भी कहा जाता है। इन्होंने वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब हिंदुस्तान आजाद हो जाता है तो आजादी के फौरन बाद जवाहरलाल नेहरू को पहले वजीर आजम और सरदार वल्लभ भाई को वजीर दाखिला का अहदा दिया जाता है बच्चों। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की क़यादत में, जो कि मर्दाहन के नाम से मशहूर है। इन्हें मर्दाहन क्यों कहा गया? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को हिंद यूनियन में तमाम हिंदुस्तान की रियासतों को शमूलियत करने का काम दिया गया था। तमाम देसी हुक्मरान रियासत को करीब लाने और इन्हें हिंद यूनियन में जम करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था।
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस काम को बखूबी निभाया, इसलिए इन्हें हिंदुस्तान का मर्दाहन कहा गया बच्चों। और ये तमाम कार्रवाई जब चल रही थी तो जवाहरलाल नेहरू ने इस पर पूरी निगरानी भी रखी बच्चों। बाद में तमाम रियासतों को दोबारा लिसानी बुनियाद पर यानी जबानी बुनियाद पर तमाम रियासतों की तंजीम और तंजीम जदीद के जरिए हिंदुस्तान में जमहूरियत की बुनियाद डालने में भी हमारे जवाहरलाल नेहरू ने कामयाबी हासिल की। जवाहरलाल नेहरू की एक नुमायां खिदमत जदीद हिंदुस्तान में मखलूत माशी निज़ाम को मुतारुफ कराना था, जिसमें कम्युनिज्म और सोशलिज्म दोनों के उसूल शामिल। और जवाहरलाल नेहरू का यह ख्याल था कि मुल्क को सिर्फ सनती बनाकर ही तरक्की दिलाई जा सकती है, इसलिए इन्होंने 5 साला मंसूबों के जरिए हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया। और ये पहले शख्स थे जिन्होंने 5 साला मंसूबों के जरिए हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया बच्चों। ये देखिए बच्चों, इस तस्वीर में आप जवाहरलाल नेहरू को दस्तखत करते हुए देख सकते हो। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने दो ग्रोहों की दो खुदबी पॉलिसी तर्क करते हुए हिंदुस्तान को गैर जानिबदाराना पॉलिसी की हिमायत करते हुए हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी को बरकरार रखा। जब पूरी दुनिया में सर्द जंग चल रही थी तो पूरी दुनिया 2 ग्रोह में बट चुकी थी बच्चों। उस वक्त हमारे जवाहरलाल नेहरू हमारे वजीर आजम ने उस वक्त गैर जानिबदाराना पॉलिसी इख्तियार की और तमाम ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात रखे, और इस तरह इन्होंने अपनी खारिजा पॉलिसी को बरकरार रखा। इसके अलावा अपने पड़ोसी मुल्क चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने के लिए और अमन कायम करने के लिए इन्होंने पंचशील उसूल की भी बुनियाद रखी। पंचशील उसूलों की बुनियाद वो कुव्वत के हुसूल की सियासत से दूर रहे और अमन हम आहंगी के फार्मूले को अमल में लाने के लिए कोशां रहे। तो जहाँ पंचशील उसूल पर हमारे वजीर आजम नेहरू और उस वक्त के चीन के वजीर आजम चू एन लाई दोनों ने मिलकर दस्तखत किए। इस तरह हिंदुस्तान और चीन के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात कायम हुए और दोनों ममालिक के दरमियान अमन कायम हुआ। इस तरह ये तमाम काम करते हुए हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करते हुए सनतों की तरक्की के जरिए हिंदुस्तान की माशी तरक्की को दिलाते हुए नावाबस्ता तहरीक की बुनियाद रखते हुए खारिजा पॉलिसी की बुनियाद डालते हुए इस तरह इन्होंने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया बच्चों। तो इस तरह जवाहरलाल नेहरू 5 साला मंसूबों को हिंदुस्तान में लाने वाले पहले शख्स थे। नावाबस्ता तहरीक के बानी भी जवाहरलाल नेहरू ही थे बच्चों। खारिजा पॉलिसी के मेमार भी किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को ही कहा जाता है। इसलिए इन्हें जदीद हिंदुस्तान का मेमार कहा जाता है। इतनी ज्यादा तरक्की देने के बाद आखिरकार ये 1964 को जब हमारे जवाहरलाल नेहरू 1964 को इस दारे फानी से कूच कर गए, यानी 1964 में इनका इंतकाल हो गया। दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना बच्चों, इस तस्वीर में आप मोहम्मद अली जिन्ना को देख सकते हो बच्चों। मोहम्मद अली जिन्ना 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होते हैं और ये दादा भाई नौरोजी के प्राइवेट सेक्रेटरी की हैसियत से काम करते हैं। इन्होंने अदालती कार्रवाइयों में जहां बाल गंगाधर तिलक पर नुक्से अमन के मुआहदे चल रहे थे, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक का इनका दफा किया, यानी बाल गंगाधर तिलक का मुकदमा लड़ा बच्चों। इसके अलावा 1916 में मुनक़िदा कई होम रूल तहरीकों में शिरकत भी की और इन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के इत्तेहाद पर तकरीरें भी की। चूँकि वो अपने आप को मुआफिक मुस्लिम सियासतदान समझते थे, इन्होंने बरतानवी खवानीन की मुखालिफत की, रोलट एक्ट की भी मजम्मत की। रोलट एक्ट के मुखालिफ जब एहतजाज किया जा रहा था तो उस वक्त जलियांवाला बाग का सानहा भी पेश आया और उस वक्त रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड खिताब भी वापस कर दिया बच्चों। और तहरीक अदम ताउन के दौरान बहुत सारे वकला ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, बच्चों ने स्कूल छोड़ दी थी और बहुत सारे खिताबात भी वापस कर दिए गए थे। उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना ने भी सेंट्रल लीगल एडवाइजरी कमेटी से इस्तीफा दे दिया था बच्चों।
اس کے علاوہ انہوں نے گولمیز کانفرنس میں خود کو نیشنلسٹ مسلمان قرار دیا۔ 1937 میں جب انتخابات کے بعد جب کانگریس اور مسلم لیگ حکومت تشکیل دینے میں ناکام ہوئی تو انہوں نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی۔ جو ہندوستان کی آزادی کے دن قریب آتے گئے، انہوں نے مختلف طریقوں سے مطالبہ پاکستان میں شدت پیدا کی۔ آزادی کے وقت وہ قوم کی تقسیم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس طرح ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا بچوں۔ تو ہندوستان تقسیم کیسے ہوا ہم دیکھتے ہیں بچوں۔ تقسیم ہند، دا پارٹیشن آف انڈیا۔ جدوجہد آزادی کے تمام دور میں انگریزوں نے جدوجہد آزادی کے تمام دور میں کانگریس نے متحدہ ہندوستان کی حمایت کی، جبکہ مسلم لیگ نے انتخابات کے دوران مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت کا مطالبہ کیا۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو بچوں آپ ہندوستان میں، یہ پورا ہندوستان تھا بچوں اس وقت۔ 1940 کے لاہور سیشن میں جناح نے یہ اعلان کیا کہ ہندو اور مسلمان یہ ایک ملک میں نہیں رہ سکتے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد برطانیہ میں لیبر پارٹی سے برسر اقتدار آئی۔ اس نے ہندوستان میں پھیلی سیاسی اتھل پتھل کو دور کرنے کی غرض سے متعدد اقدامات اٹھائے۔ حکومت نے خود اختیاری موضوعات پر بات چیت کے لیے یہ کابینی مشن ہندوستان روانہ کیا۔ اس کمیشن نے کانگریس اور مسلم لیگ دونوں سے بات چیت کی اور ہندوستان کے لیے ایک وفاقی تجویز پیش کی۔ اس کے علاوہ اس نے دستور ساز اسمبلی کی تشکیل کے علاوہ عارضی حکومت کی بھی ہندوستانیوں کے سامنے تجویز رکھی۔ اس وقت مسلم لیگ نے 10 اگست 1946 کو راست عمل کا دن منایا۔ مسلم لیگ نے بھارت چھوڑ دو تحریک میں حصہ نہیں لیا بچوں۔ مسلم لیگ نے 10 اگست 1946 کو راست عمل کا دن منایا اور تاکہ اپنے مطالبے کے حصول کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔ بڑے پیمانے پر فرقہ وارانہ فسادات پھیل چکے بچوں اس وقت۔ یہ راست عمل کا دن منائے جانے کی اس وقت کی تصویر ہے۔ مسلم لیگ نے اس دستور ساز اسمبلی میں شرکت بھی نہیں کی، جو کہ ڈاکٹر راجندر پرساد کی صدارت میں ہو رہی تھی۔ دیکھو بچوں یہاں پہ ڈاکٹر راجندر پرساد، پوری قانون ساز اسمبلی کی ایک تصویر ہے یہ، اور اس اسمبلی میں مسلم لیگ نے شرکت نہیں کی۔ کانگریس اور مسلم لیگ میں کانگریس اور مسلم لیگ میں تعلقات انتہائی خراب ہونے لگے۔ اس موقع پر برطانوی حکومت نے اختیارات کی جلد منتقلی کا اعلان کر دیا۔ مارچ 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے گاندھی جی، محمد علی جناح اور دوسرے رہنماؤں سے تبادلہ خیال کیا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی تصویر ہے بچوں۔ انہوں نے محمد علی جناح اور دوسرے رہنماؤں سے تبادلہ خیال کیا اور انہوں نے ہندوستان کی تقسیم کا منصوبہ تیار کر لیا، اور اس طرح جولائی 1947 کو ہندوستان کی آزادی کا بل پاس ہوا اور ایک ایکٹ بنا۔ یہاں پر دیکھیے بچوں لارڈ ماؤنٹ بیٹن، وزیر اعظم اور جواہر لال نہرو اور محمد علی جناح، تینوں کو آپ ایک ساتھ دیکھ سکتے ہو۔ اور اس طرح اس وقت ہندوستان 2 حصوں میں بٹ گیا بچوں، پاکستان اور ہندوستان۔ جولائی 1947، 15 اگست 1947 میں 2 ممالک وجود میں آئے۔ ریڈ گلف کمیشن نے ان ممالک کی سرحد کی حد بندی کی۔ یہ دیکھو بچوں اس طرح ہندوستان 2 حصوں میں بٹ گیا، ایک پاکستان اور ایک ہندوستان۔ یہاں پر سرحدی حد بندی ریڈ لائن میں آپ کو دکھائی گئی ہے بچوں، پاکستان اور ایسٹ پاکستان۔ ریڈ گلف کمیشن نے 1947 میں یہ سرحد کی حد بندی کی تھی۔ اس طرح ہمارا ہندوستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے پنڈت جواہر لال نہرو نے حلف لیا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو بچوں پنڈت جواہر لال نہرو کو دستخط کرتے ہوئے، اور ڈاکٹر بابو راجندر پرساد ہندوستان کے پہلے صدر بنے، اور سردار ولبھ بھائی پٹیل پہلے وزیر داخلہ کی حیثیت سے حلف لیا۔ اور یہاں پر گاندھی جی اور جواہر لال نہرو کے ساتھ ڈاکٹر ابو کلام آزاد کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو،
جنہوں نے مولانا ابو کلام آزاد نے وزیر تعلیم کا عہدہ سنبھالا، اور اس طرح 30 جنوری 1948 کو ہندو مسلم اتحاد کے معمار مہاتما گاندھی جی جب عبادت گاہ میں حصہ لینے کے لیے جا رہے تھے تو ناتھو رام گوڈسے نے انہیں شہید کر دیا، گولی مار کر شہید کر دیا۔ یہاں پہ آپ ناتھو رام گوڈسے کو دیکھ سکتے ہو بچوں۔ تو اس طرح ہندو مسلم اتحاد کے معمار 30 جنوری 1948 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ جسمانی طور پر گاندھی جی کی موت ہونے کے باوجود ان کی امیدیں، انسانی خدمتیں اور ان کے خواب ایک نمونے کی طرح ہم سب کے درمیان ہیں بچوں۔ یہ دیکھ سکتے ہو بچوں آپ کی تصویر، گاندھی جی کے انتقال کے وقت کی تصویر ہے بچوں۔ تو بچوں آج کے اس سبق میں ہم نے جواہر لال نہرو، محمد علی جناح اور تقسیم ہند کے بارے میں مطالعہ کیا ہے بچوں۔ تو آج انہی نکات پر میں آپ کو چند سوالات کروں گی بچوں۔ 1929 کے لاہور کنونشن کی صدارت کس نے کی؟ جی بچوں ویری گڈ، جواہر لال نہرو۔ نہرو اور سبھاش چندر بوس کے قائم کردہ پارٹی کا نام کیا تھا؟ ویری گڈ بچوں، صحیح جواب کانگریس سوشلسٹ پارٹی۔ جدید ہندوستان کے معمار کن کو کہا جاتا ہے؟ جی بچوں جنہوں نے نوابستہ تحریک کی بنیاد ڈالی، خارجہ پالیسی کے معمار ہیں۔ جی ویری گڈ، صحیح جواب جواہر لال نہرو۔ مرد آہن کا لقب کس کو دیا گیا؟ جی بچوں جن کا اسٹیچو آف یونٹی گجرات میں ہم دیکھ سکتے ہیں بچوں۔ ویری گڈ، صحیح جواب سردار ولبھ بھائی پٹیل۔ ہندوستان کی معاشی ترقی کے لیے نہرو نے کس پالیسی کو اپنایا؟ جی بچوں ویری گڈ، صحیح جواب پنچ سالہ منصوبوں کو۔ ہندوستان کی خارجہ پالیسی کے معمار کون تھے؟ جی بچوں صحیح جواب، بہت اچھے سے جواب دے رہے ہو بچوں، جواہر لال نہرو۔ جواہر لال نہرو کا انتقال کب ہوا؟ جی بچوں صحیح جواب 1964۔ وہ کون تھے جو اپنے آپ کو نیشنلسٹ مسلمان کہتے تھے؟ محمد علی جناح۔ محمد علی جناح انڈین نیشنل کانگریس میں کب شامل ہوئے؟ 1906 میں۔ محمد علی جناح نے کس مجاہدین آزادی کا مقدمہ لڑا؟ جی بچوں صحیح جواب، بہت اچھے سے جوابات دے رہے ہیں آپ، بال گنگادھر تلک۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے الگ ملک کے مطالبے پر کس طرح زور ڈالا؟ صحیح جواب 10 اگست 1946 کو راست عمل کا دن مناتے ہوئے بچوں۔ ہندو مسلمان ایک ملک میں نہیں رہ سکتے، یہ کس کا ماننا تھا بچوں؟ جی ویری گڈ، سوچئے، جی وہ بہت صحیح جواب ہے، محمد علی جناح کا ماننا تھا۔ ہندوستان کی تقسیم کا منصوبہ بنانے والا انگریزی گورنر جنرل کون تھا؟ جی بچوں ویری گڈ، صحیح جواب لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ ہندوستان کی آزادی کا بل کب پاس ہوا؟ جی بچوں صحیح جواب، بہت اچھے جواب دے رہے ہو بچوں، جولائی 1947۔ ہندوستان اور پاکستان کی سرحدوں کی حد بندی کس کمیشن نے کی؟ جی صحیح جواب ریاض گلف کمیشن نے کی۔ ہندوستان کب آزاد ہوا؟ جی بچوں سب جانتے ہیں، 15 اگست 1947۔ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم کون بنے؟ جی بچوں صحیح جواب پنڈت جواہر لال نہرو۔ آزاد ہندوستان کے صدر کے عہدے کو کس کو منتخب کیا گیا؟ ویری گڈ، صحیح جواب ڈاکٹر بابو راجندر پرساد۔ ہندو اور مسلم اتحاد کے حامی مہاتما گاندھی جی کی شہادت کب ہوئی؟ جی بچوں صحیح جواب 30 جنوری 1948۔ گاندھی جی کو کس نے گولی مار کر شہید کیا؟ ناتھو رام گوڈسے نے۔ ویری گڈ بچوں، بہت صحیح جواب دیا آپ نے۔ اب دیکھیے بچوں، یہ جو چند سوالات آپ کو بورڈ پر دکھائی دے رہے ہیں، ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو اس لیسن کو دوبارہ پڑھ کر اپنی کاپیوں میں لکھ کر اپنے ٹیچر کے ساتھ کریکشن کروانے ہیں۔ تو بچوں اس میں سے یہ تمام سوالات آپ کو ایگزام میں پوچھے جانے والے سوالات ہیں، اس لیے اس لیسن کو بہت اچھے سے پڑھ کر جوابات لکھیے گا۔ اس امید کے ساتھ کہ آج کے آپ کو یہ کلاس سمجھ میں آئی ہوگی اور یہ پورا لیسن بھی سمجھ میں آیا ہوگا، تو میں آج کی کلاس یہیں پر ختم کرتی ہوں۔
ಜಜಾಕ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಖೈರ್. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.